मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मुद्दे को लेकर के आप सब भी उससे वाकिफ हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों को और हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हरियाणा के गांव-गांव में लोगों में नाराजगी है। बहुत गुस्सा है हरियाणा के गांव-गांव में। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस पे कोई राजनीति नहीं करेंगे किसी भी तरीके की, हम इस पे कोई टोपी झंडे के साथ कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करेगी इस बात को उठाने के लिए, लेकिन जहां जहां पर पहलवान, जहां जहां पर गांव के लोग, जहां जहां पर पंचायतें इस मुद्दे को उठाएंगी, वहां पे हमारा एक एक कार्यकर्ता उसमें शामिल होकर उनका पूरा साथ देगा। ये हमने शुरू से ऐलान किया है। आपने देखा होगा जिस वक्त वो तिरंगा ओढ़ करके स्टेडियम में चक्कर लगाते हैं, जब वहां राष्ट्रगान बजता है तो सारे लोग टीवी पे देख के गौरवान्वित महसूस करते हैं। किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, देश के किसी हिस्से का रहने वाला हो, सब कहते हैं देखो मेरे देश के खिलाड़ी ने पदक जीता है। सब उसमें गौरव अनुभव करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी बधाई देते हैं इनको जब ये जीत करके आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी बधाई देते हैं जब ये जीत करके आते हैं, और किसी पार्टी का कोई नेता हो सब इनको बधाई देते हैं। सब चाहते हैं कि उस गौरव में से थोड़ा सा हिस्सा उनको मिल जाए जो इन्होंने अर्जित किया देश के लिए। लेकिन आज जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज जब ये प्रताड़ित किया जा रहा है इन खिलाड़ियों को, परेशान है ये, तब वो उस पे ये कहना कि ये किसी पार्टी का मुद्दा है, ये किसी जाति का मुद्दा है, ये किसी प्रदेश का मुद्दा है, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय गौरव को अपमानित करने जैसा है। और हमको बहुत दुख होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों के जीतने पर तो मैसेज करते हैं, बधाई देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इनको अपने घर बुला करके डिनर पे बुलाते हैं और उसको एक मीडिया इवेंट बनाते हैं। लेकिन आज जब इनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उनकी तरफ से ना एक बयान आया, ना एक ट्वीट आया, ना उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा किसी तरीके का, ना उनका कोई नेता जंतर मंतर पे पहुंचा। तो ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। इसलिए हम इस पूरे आंदोलन के साथ खड़े हैं पूरी ताकत के साथ। आज दनौदा गांव में भी धरना चल रहा है, वहां पर हम उसको समर्थन देने गए थे। और शाम को खटकड़ गांव में भी हम, पंचायत हो रही है गांव की, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। अपनी बात रखेंगे, गांव के लोग अपनी चर्चा करेंगे, हम भी उसमें अपनी बात रखेंगे। और गांव-गांव में हरियाणा के, मैं अभी तक जो हमारी जानकारी में 550 से 600 गांव में पूरे हरियाणा में इस तरह की पंचायतें हो चुकी हैं जहां पर लोगों ने आपस में बैठ के ये निर्णय किया है कि कहां पर जाना है, क्या करना है, क्या गांव में ही प्रदर्शन करना है, गांव आसपास के गांव के साथ इकट्ठा होकर कहीं और धरना देना है। पूरी तैयारी लोग कर रहे हैं और 21 तारीख तक का जो समय दिया हुआ है खाप पंचायतों ने भी और जो खिलाड़ियों ने भी, उस समय सीमा का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तैयारी पूरी है। अगर वहां पर मांगे नहीं मानी जाती है, सरकार नहीं झुकती है, तो फिर उसको पूरे तरीके से एक साथ इम्प्लीमेंट हरियाणा के गांव-गांव में लोग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पंचायतें तैयार हो रही हैं। उसी का हिस्सा बनने के लिए हम आज यहाँ पे आए थे और अपना समर्थन यहाँ पर पहलवान खिलाड़ियों को देने के लिए आए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आजकल एक PR एक्सरसाइज चला रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां पर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के साथ अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं और पासेस बना के बाकायदा एंट्री नाम से कर करके अपने कार्यकर्ताओं को अंदर आने देते हैं, जनता को अंदर जाने नहीं देते हैं, जनता को उनके वाजिब सवाल पूछने नहीं देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब मुख्यमंत्री आगे जहां भी जनसंवाद के लिए जाएंगे, अभी तो वो कल परसों सिरसा की तरफ जा रहे हैं, कालावाली और डबवाली की तरफ जा रहे हैं, तो वो जहां भी जनसंवाद के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जनता का हिस्सा होने के नाते बहुत ही सभ्य तरीके से उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जनता के जो वाजिब सवाल हैं वो मुख्यमंत्री से पूछेंगे। ये जो सरकार की सुनियोजित PR एक्सरसाइज है, अब ये नहीं चलने दी जाएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता सवाल पूछेंगे और बीजेपी के मुख्यमंत्री जवाब देंगे। जग हंसाई तो उसमें भी बहुत हो चुकी है उनकी, उसमें भी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उनके जनसंवाद में जैसी वो बातें करते हैं। लेकिन अब जो जनता से जुड़े हुए असली मुद्दे, उनके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। अगर वो सिरसा में जाएं और उनसे ये ना पूछा जाए कि उस इलाके में ड्रग्स का, नशे का कारोबार लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, उनकी सरकार क्या कर रही है, तो वाजिब सवाल नहीं होंगे, फिर इसका मतलब PR एक्सरसाइज हो रही है। अगर उनसे ये ना पूछा जाए
कि जो फैमिली आईडी के अंदर जिस तरीके से घोटाला हुआ, जिस तरीके से सारे फैमिली आईडीज गलत बना के लोगों की पेंशन काट दी गई, वो क्यों हुआ, कब तक दुरुस्त होगा, लोगों की क्या गलती है उसमें, उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है, तो फिर वाजिब सवाल नहीं होंगे। अगर उनसे ये ना पूछा जाए कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे सिरसा में लोग अभी धरना भी दे रहे हैं लगातार, और पहले भी बहुत परेशान हुए, हर शहर में परेशान है, वहां पर उसको ठीक करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा, उसके लिए लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, तो फिर वो सही सवाल नहीं होंगे, फिर पीआर एक्सरसाइज होगी। इसलिए अब ये जन संवाद जिसको मुख्यमंत्री ने इसलिए शुरू किया था कि लोगों से चर्चा कर सकें, लोगों के बीच में जा सकें। आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि उनके इस कार्यक्रम को अब सही में सक्सेस कराना है, इसको सही में जन संवाद बनाना है, और जनता के जो मुद्दे हैं वो उनके जन संवाद में पूछे जाएंगे। हम बार बार फिर से आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरीके का कोई विरोध करने नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री का, किसी तरीके से उनके कार्यक्रम को डिसरप्ट करने नहीं जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम में जाएंगे और जनता से जुड़े हुए, जन संवाद चुकी है तो जनता से जुड़े हुए वाजिब मुद्दों पे सवाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सभी लोगों का स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में, और उन मुद्दों पर उनका सामना करते हुए सही तरीके से जवाब भी देंगे। आपकी कोई सवाल? आपको लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इसको प्राइम मिनिस्टर एरोगेंस कहेंगे या उसको ब्रिजभूषण के साथ, मतलब आप किस तरह से नरेट करेंगे? क्योंकि भाई व्हाट डज ही फील, कभी इतनी बड़ी मतलब मुद्दा है, कभी इसको जाति का बनाते हुए जाटों का आंदोलन है, खापों को जाट बना दिया जाता है, खिलाड़ियों को जाट बना दिया जाता है, क्या एरोगेंस है या कुछ और? मतलब क्या? देखिए, एक अपने यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि और विवेक खो देता है व्यक्ति, और उसके अंदर अहंकार भर जाता है सत्ता का। मोदी जी की आदत बन चुकी है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसान आंदोलन में उनको हरियाणा के, पंजाब के किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े थे, उनके अहंकार को बहुत ठेस पहुंची है। इसलिए वो बार बार हमारा पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं, हरियाणा के लोगों का पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने मुद्दा गलत चुना है। किसानों के मुद्दे पर तो हमारे रोजगार का सवाल था, हमारी किसानी का सवाल था, हमने डट के संघर्ष किया और वो किसान कानून वापस भी कराए। लेकिन इस बार हमारी आन बान और शान का सवाल है, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान का सवाल है। मैं खुली चुनौती देता हूं उनको, और मैंने पहले भी कहा है, हरियाणवी खून में नहीं है अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त करना। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, फिर घुटने टेकने पड़ेंगे मोदी जी को, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, ये तो चीज ही क्या है उनके सामने, इनको फिर घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनके अहंकार की वजह से है कि एक बार घुटने टेकने के बाद भी इनको ये लगता है कि उस किसान आंदोलन में मुझे पीछे हटना पड़ा, इसलिए वो बदला ले रहे हैं हरियाणा के साथ, आसपास के इलाके के साथ, जिसको ये जाना जाता है कि ये अपनी बात पे अड़ जाएं तो अपनी बात के लिए लड़ना भी जानते हैं। ये उस कौम को तोड़ना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए कभी इसको जाति का रंग देते हैं, कभी धर्म का रंग पहनाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे अंदर फूट डाल के, कभी कहते हैं किसी पार्टी से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जब सारी पार्टियां जब इन पहलवानों का समर्थन कर रही है, मुझे कोई पार्टी बीजेपी के अलावा बता दीजिए जो इन पहलवानों का समर्थन नहीं कर रही, जब सारी पार्टियां इनका समर्थन कर रही हैं तो फिर किसी एक पार्टी का कोई नाम लेने का मतलब ही नहीं बनता। और हमारे लिए तो ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। हम तो देश का नागरिक होने के नाते जब हमने उस वक्त गौरव महसूस किया जब ये जीते, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि इनके दुख में साथ दें। तो इसलिए पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, उत्तर प्रदेश सब साथ खड़े हैं, पूरे देश का मुद्दा है, ये देश के हीरो हैं, और ये जो बच्चियां जो मेडल जीत करके लाई थी, ये देश के स्टार हैं। इनके साथ अगर अपमान होगा, कल को हमारे सामने तो सवाल ये भी है हरियाणा के लोगों के सामने, मैं बार बार ये कहता हूँ, अलग अलग मंच से कहता हूँ, आप लोगों के सामने सवाल ये भी है कि अगर संदीप सिंह वाली घटना जैसे हुई हरियाणा में, एक बेटी ने आवाज उठाई, वो ना मंत्री पद से हटा, ना वो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हटा, आज भी मंत्री बना हुआ है, दरकिनार कर दिया गया उस बेटी की आवाज को। हमने संघर्ष भी किया, आवाज भी उठाई, लेकिन उसको सरकार ने सुना नहीं। ये दूसरा वैसा मुद्दा है। अब केंद्र में वैसा ही हो रहा है, हमारी बेटियां रो रही हैं, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, उनकी आवाज को अगर अब भी नहीं सुना जाएगा तो कोई भी माता पिता अपनी बच्चियों को खेलने के लिए नहीं भेजेंगे आगे से। हरियाणा को प्रदेश के तौर पे इतना बड़ा नुकसान होगा कि ये जो हजारों मेडल, सैकड़ों मेडल हमारे बच्चे लेकर के आते हैं, कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्ची को ऐसे माहौल में नहीं भेजेंगे जहां पे उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए ये बिल्कुल हमारे लिए लड़ने का सवाल है, और इसमें पूरी ताकत के साथ हरियाणा को, हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को लड़ना पड़ेगा। आपने ये कहा कि किसानों में गुस्सा है, किसान आंदोलन हुआ था उस समय गाँव लेवल पे रह गया था, शहरों में ये आंदोलन क्यों नहीं आ पाता? क्या आपकी पार्टी वहाँ लोगों के बीच में जाएगी शहरों में? नहीं, देखिए, शहरों में भी इसको लेके सेंसिटिव है। ये अलग मुद्दा हो सकता है कि शहरों में जो हमारे जो रोजमर्रा की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, और आप
अपने नौकरी में और बाकी कामों में उलझे होते हैं, तो समय हो सकता है कोई कम दे रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि किसान आंदोलन के वक्त शहरों में उसको समर्थन नहीं मिला था। पुरजोर तरीके से पूरा समर्थन मिला था। वहां भी शहरों में जाके कौन बसा हुआ है? हमारे गांव से किसानों के बेटे ही जाके बसे हुए, किसानों की बेटियां जाके वहां बसी हुई हैं। और ये जब पहलवान जीतते हैं, मैंने बार बार ये कहा, जब ये पहलवान जीतते हैं तो शहर गांव थोड़ी देखा था हमने। तब तो सारे शहर में भी लड्डू बट रहे थे, ढोल बज रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि हमारे खिलाड़ी जीत गए, हरियाणा के खिलाड़ी जीत गए, हरियाणा के खिलाड़ी जीत गए, भारत के खिलाड़ी जीत के आए। तो तब ना हम जाति देखते हैं, ना शहर देखते हैं, ना गांव देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। अब जब इनकी समस्या आई, जब इनकी दिक्कत आई, इनकी आंख में आंसू हैं, तो हमको सब कुछ नजर आने लगा कि शहर भी अलग, गांव भी अलग, जाति भी अलग, स्टेट भी अलग, सब कुछ नजर आने लगा। मुझे लगता है कि जब आप खुशी में इनके साथ शामिल थे, तो आज इनके उत्पीड़न में, इनके दुख में भी इनके साथ शामिल होना चाहिए और सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। शहरों में भी लोग तैयार हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और उनके ऐसे डिसीजंस को लेकर के। और मुझे तो बहुत इस पे शर्म आती है कहते हुए कि एक ऐसे व्यक्ति हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस मुद्दे पे ये कहा कि ये मुद्दा हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये दिल्ली से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वहां पर इसका फैसला होना चाहिए, वहां पर इसका निर्णय कुछ सही निकलना चाहिए। अगर आपकी बहन बेटियों का मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ नहीं है तो खट्टर जी आप भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा के लोग आपको अपना मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर देंगे। मुख्यमंत्री तो आप ये मानते भी आम पब्लिक डरी हुई है, भी आम पार्टी के कार्यकर्ता को ऐसा कुछ करना पड़ा, भी आम पब्लिक डरी हुई है क्या सरकार से, जो सवाल नहीं उठा पा रहा? पब्लिक को जाने नहीं देते उन प्रोग्राम से। हमने, मैं बताऊं, मैं वही कह रहा हूं, मैं तो आपके माध्यम से मैंने खुले में कहा कि हम भी उस पब्लिक का हिस्सा बन के जाएंगे। अगर कोई इस तरीके की साजिश हो रही है कि वहां पे सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाने दिया जा रहा है, एक पीआर एक्सरसाइज करके उसको जनसंवाद का नाम दिया जा रहा है, तो उसकी पोल खोलना, उसको एक्सपोज करना भी हमारा काम है, हमारा फर्ज बनता है। हम वहां जाएंगे। और कैसे लेंगे? जब आप खुद कह रहे हो तो आई कार्ड देते हैं, पर्ची देते हैं, तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता बनेंगे क्या? मैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन के जाएंगे। जब ओपन अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों बनेंगे? तो पूरा प्रदेश देखेगा। अगर हमको, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, मैं तो उनको आह्वान कर रहा हूँ कि हम खुले में कह रहे हैं, और जब हम नेतृत्व ये कह रहा है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हमारा कोई कार्यकर्ता किसी तरीके का कोई हर्डल नहीं बनेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, हम सिर्फ सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना जनता का हक है। अगर हम उन कार्यक्रम में जाएंगे और हमको उन कार्यक्रम में पुलिस जाने नहीं देगी, हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन करेगी, हमें उन कार्यक्रम में एंटर करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा, पूरा प्रदेश देखेगा कि किस तरीके से ढकोसला पीआर एक्सरसाइज की जा रही है जनसंवाद के नाम पे। वो भी देश के लोगों को, वो भी प्रदेश के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लोगों को ये ना लगे कि जनता के बीच गए मुख्यमंत्री, और हमने सबने देखा कि उनके अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने के बावजूद जब ये पूछा गया कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे बिजली दे दीजिए, हमारे तो इतने भोले लोग हैं कि अभी तो 24 घंटे मांगना भी शुरू नहीं किया। उन्होंने तो बाबा ने ये कहा कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे बिजली दे दीजिए। उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, 8 घंटे ज्यादा नहीं मिलेगी, जो करना है करो, सोलर लगवा लो अपना। तो जिस मुख्यमंत्री की सोच नहीं जाती हो 24 घंटे बिजली तक, जो सवाल पूछने पे किसी को बिठा देता हो, ऐसे मुख्यमंत्री से आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछने की हिम्मत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में है। और हम जनसंवाद में जनता के तरीके से जाएंगे। हम अपनी पार्टी का झंडा लेके थोड़ी जा रहे हैं, हम भी उस जनता का हिस्सा हैं, हम भी वोट डालते हैं, हम भी डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। तो हमारे कार्यकर्ता उस जनसंवाद में जनता बन के, जनता के साथ मिलके जाएंगे और अपने सवाल पूछेंगे। और अगर मुख्यमंत्री के पास उन सवालों के जवाब हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए, उनको सवालों का जवाब देना चाहिए। आपने भी कहा डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जिस तरह की पास रहेंगी पोस्टिंग की पावर्स, पहले सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एफआईआर दर्ज कीजिए आप महिला पहलवानों में। तो क्या मानते हैं कि डेमोक्रेसी चल रही है या मतलब जुडिशरी देश को चल रही है? देखिए, ये तानाशाही तरीके से इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है। मैंने वही कहा कि किसी प्रधानमंत्री में ये अहंकार हो। पूर्व राज्यपाल ने जिस तरीके से बताया, सबने सुना कि उन्होंने कहा कि ये किसानों के बारे में कहते थे, हाँ तो ठीक है, कोई अगर मर गए हैं तो हमारे आदमी थोड़ी। इस तरीके के जहां बयान हो, जहां पुलवामा की घटना के बाद किसी ने कहा उपराज्यपाल जी को कि चुप रह जाइए, आप बोलिए मत इस पर, ऐसी अगर शासन चल रहा हो देश के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति के अहंकार को चुनौती देना लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर विपक्षी पार्टी का धर्म है। और जब विपक्षी पार्टियां चुनौती देती हैं तो उनको इस तरीके से फर्जी केस लगा के, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके, उनको जेल में डाल के, उन पे लाठियां चला के उनको रोकने की और तानाशाही चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब जब लोकतंत्र का कोई टुकड़ा या कोई पाया डगमगाने लगे तो उसको थामना सुप्रीम कोर्ट का काम है। हम साधुवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिल्ली में कायम किया। और 8 साल मोदी जी ने दिल्ली के लोगों के बर्बाद कर दिए इस तरीके से अपने अहंकार के चक्कर में।
अब वहां पे काम की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। और मैंने कल भी ये कहा था कि वहां सिर्फ दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं होगा, हरियाणा के लोगों को भी कल के फैसले से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे हजारों बच्चे बच्चियां वहां पे नौकरी करते हैं दिल्ली के अलग अलग विभागों में। कच्चे कर्मचारियों को जैसे हम पंजाब में पक्का कर रहे हैं, जैसे नई नौकरियां निकाल रहे हैं, अब दिल्ली में वो व्यवस्था भी हमारे हाथ में आ गई है। वहां पर भी अब तुरंत जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के लिए प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी, नई जॉब्स वहां पे निकाली जाएंगी। वहां पे जो डीटीसी सेवा हम पहले से सोच रहे थे कि उसको हरियाणा में एक्सटेंड किया जाए, पहले आती थी बसें, लेकिन हरियाणा सरकार भी और वहाँ एलजी साहब उसमें रोड़ा अटकाते थे कि अगर हरियाणा में आ गई तो जो महिलाएं सफर करती हैं वो फ्री में करेंगी हरियाणा के अंदर भी। हरियाणा के लोगों को भी पता चल जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि नई इलेक्ट्रिक बसों में फ्री में सफर कर सकते हैं महिलाएं, तो इसलिए वो रोकते थे, उसमें रोड़े अटकाते थे। अब वो योजनाएं भी लागू हो सकेंगी, वहाँ के हॉस्पिटल स्कूल्स और अच्छे हो सकेंगे, वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं जाके, बहुत सारे हरियाणा के लोग भी वहाँ रहते हैं दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि हजारों लाखों एनसीआर के और हरियाणा के लोगों को भी इस फैसले से फायदा होगा। इसका स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने में बहुत बड़ा कदम उठाया कर। हरियाणा में वो धक्के मारे या जनता के लिए, क्योंकि जो भी बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है, तो क्या मानते हैं कि विपक्ष घर में इकट्ठा हो रहा है या मतलब वक्त की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि विपक्षी नेताओं के इकट्ठा होने से, पार्टियों के इकट्ठा होने से कभी लोकतंत्र में कुछ नहीं बदलता है। जब जनता के मन में आएगा तो बड़े बड़े शहंशाहों को उन्होंने ऐसी पटकनी दी है कि रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो हमें जनता के साथ गठबंधन करना है, हमें जनता के साथ अपने विचार मिलाने हैं। आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि पार्टियों के गठबंधन से और नेताओं के गठबंधन से करके मोदी जी को हटाया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है, ऐसा सोचना बेमानी है। लोगों के साथ गठबंधन करके, लोगों को अपनी योजनाएं समझा के, अपने विचार से जोड़ करके, जिस दिन वो त्रस्त होंगे भारतीय जनता पार्टी से, उस दिन ये नहीं देखेंगे कि सामने कौन खड़ा है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि कौन टक्कर दे सकता है इनको, कौन मजबूत है जो हमारी आवाज मजबूती से उठा सकता है, और उसी दिन इनको पटकनी दे देंगे, उसी दिन ये सड़क पे आ जाएंगे। इनका सारा अहंकार जो है वो सड़क पे आ जाएगा, टूट जाएगा। हरियाणा में संगठन का गठन क्यों नहीं हो पा रहा? हरियाणा में संगठन तैयार है, अगले एक हफ्ते के अंदर हम अपना संगठन पूरा अनाउंस कर देंगे। बीच में तरह तरह के घटनाक्रम अपनी टाइमलाइन पे चल रहे हैं, हमने कहा था 15 अप्रैल तक हम अनाउंस कर देंगे, लेकिन जैसे बीच में घटनाक्रम हुआ, जो सीबीआई की उसके लिए पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, फिर उसके बाद पहलवानों के साथ जो घटनाक्रम चल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जो आपकी पार्टी और संगठन से बढ़ के होते हैं, तो हमने उसमें भी अपना योगदान दिया। हम पहलवानों के मुद्दे पे भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और अपना संगठन भी अगले एक सप्ताह के अंदर हरियाणा में अनाउंस करने जा रहे हैं। आप कहाँ खड़ा मानते हैं हरियाणा के अंदर अपनी पार्टी को? जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों के हैवीवेट रहे हैं वो आपकी पार्टी में नहीं आ पा रहे, ना ही दिखाई दे रहे, कहाँ खड़ा मानते पार्टी? मैंने अभी भी बताया आपको, जैसे पार्टियों के गठबंधन से नहीं जीतते, इन्हीं से तो त्रस्त हैं लोग। इनको अपने यहाँ पे लाके हम उनको दोबारा से सिर पे बिठा दें लोगों के, इन्हीं लोगों से त्रस्त हैं जिन्होंने पिछले 5 दशक से भी ज्यादा हरियाणा के ऊपर राज किया, हरियाणा को सिर्फ लूटा है, अपना खजाना भरा। आपने पूछा हम कहाँ खड़ा पाते हैं आम आदमी पार्टी को, इन लोगों से अलग खड़ा पाते हैं। इतना भर हम लोगों जब आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं उसमें आम पब्लिक ज्यादा नहीं जुड़ पाती, अगर आम पब्लिक के साथ है आपका गठबंधन, वो दिखाई क्यों नहीं देती? हम लोगों के बीच में, अब आपको अगर आम आदमी के साथ गठबंधन देखना है हमारा, तो आप ये देखिए कि 1 महीने के अंदर कोई और पार्टी हरियाणा में बता दीजिए जिसने 12 लाख सदस्य बनाए हो। आम आदमी पार्टी ने जब अपना सदस्यता अभियान शुरू किया तो हमारे साथ 1 महीने के अंदर 11,77,000 लोग जुड़े और पूरी तरह ऑथेंटिक उनके मोबाइल पे कोड आया, वो कोड उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, सारा कोड फीड हुआ हमारे डाटा में, एक एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर, उसकी सहमति समेत, उसके कोड समेत हमारे पास मौजूद है। तो 11,77,000 लोग किसी पार्टी ने 1 महीने के अंदर अपनी पार्टी से जोड़े हों, ऐसा मुझे हरियाणा के इतिहास में नजर नहीं आता। तो लोग तो हमारे साथ गांव-गांव जाके पहुंचा पाए, हम उस कोशिश में लगे हुए हैं और जैसे ही संगठन निर्माण होगा हम गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचाएंगे। प्रतिशत अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। प्रदेश की सारी कार्यकारिणी का गठन होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, बूथ लेवल तक पूरा संगठन तैयार होगा हरियाणा के अंदर। तो हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो आपस में लड़ते रहते हैं, एक की लिस्ट दूसरा रिजेक्ट कर दे, दूसरे की तीसरा रिजेक्ट कर दे और सालों साल निकल जाते हैं, संगठन नहीं बनता। हम एक मजबूत संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं जो लोगों की आवाज बनेगा और हरियाणा में 2024 में आम आदमी पार्टी को सत्ता में ले जाने का काम करेगा। नालदा साहब, वो जो मेंबर बनाए हैं उनमें से 50% वो सब पार्टियों के मेंबर होते हैं, क्या कहना है इसमें? देखिए, अगर कोई कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी, आम के भी, मैं अगर कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और हमें मेंबरशिप का कोड देता है और कहता है कि हाँ मैं जुड़ने का आप इच्छुक हूँ आपकी पार्टी के साथ, हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता भी हमारी विचारधारा सुने समझे तो हम उसके ऊपर छोड़ते हैं ना, लोगों के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। हमको लोगों के विवेक पे पूरा विश्वास है
कि जब उनको दोनों तीनों विचारधाराएं सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, उनके ऊपर निर्णय है कि वो किसके साथ जाना पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं भारी बहुमत से क्लीन स्वीप कर रहा है, लेकिन अब जिस तरह से आपकी पार्टी के काफी नेता वापस कांग्रेस में जाने लगे हैं, उस क्या इसको किस रूप में देखते हैं? पार्टी कहीं ठहर नहीं गई या बैक फुट पे? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट कहा, कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो ये बहुत स्पष्ट रहा है, अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं कितनी बार कह चुके, कोई पद के लिए आ रहा हो वापस जाए जहां जाना है उसको, कोई अगर मंत्री बनने आ रहा है यहाँ नहीं हो सकता, वो कोई लूटपाट करने आ रहा हो आम आदमी पार्टी में तो एक पैसे की लूटपाट नहीं हो सकती। तो यहाँ तो जो देश के लिए लड़ने के लिए आ रहा है उन लोगों का स्वागत है और उनका संगठन में हमेशा ही स्वागत रहता है। पंजाब में आपने कहा सरकार बनने के बाद जो रुझान जोश आया था वो एक टाइमली जोश होता है और टाइमली दिखाई देता है उस वक्त की, जैसे ऐसे हमने बहुत दौर देखे हैं, दिल्ली में सरकार बनी तब भी रिजाइन किया, तब भी दोबारा बनी, तब भी तिबारा बनी, तब भी, हमने ऐसे बहुत दौर देखे हैं और उसको स्टेबल करना उस वेव को, ये संगठन का काम होता है। वही हम संगठन बना करके उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। हमारा वोट शेयर जिस मुकाम पे पहुंचा था पंजाब चुनाव के बाद आज भी वहीं पे कायम है। अगर नेताओं को उस वक्त ये लगता था कि आनन फानन में पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे और कुछ फायदा आम आदमी पार्टी से उठा लेंगे, वो मंशा तो किसी की पूरी नहीं हो सकती है। तो ऐसी मंशा रखने वाले लोग अगर आए भी और वापस जाएं भी, उससे आम आदमी पार्टी के कमिटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा पे चलती है। जो लोगों के मुद्दे हैं उनके लिए लड़ेंगे। हमें आम लोगों की जरूरत है, हमें बड़े बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इतिहास बनाया, चन्नी को जिसने हराया आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे जनता में से बहुत से लोग, जिसने अमरिंदर सिंह को हराया नाम नहीं बता पाएंगे बहुत सारे लोग उनका, जिसने सिद्धू को हरा दिया, जिसने बादल साहब को हरा दिया, ऐसे लोगों का नाम भी नहीं जानते लोग। हम अपनी विचारधारा के दम पे चलती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े नेताओं के नाम और उनकी पुरानी शोहरत और उनके लूटे हुए पैसे। केजरीवाल जी ने अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री तो नहीं कराई उस मकान की, किसका मकान है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का मकान है। और किसी ने अभी तक ये तो नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी का मकान बना तो 600 करोड़ रुपए लगे कि नहीं लगे, किसी ने सवाल नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी अगर चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जाके नहीं बैठ गए उस कुर्सी पे, दिल्ली के लोगों ने चुना है। दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से मुख्यमंत्री का आवास बना है और मुख्यमंत्री के आवास में अगर पहले के मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस नहीं बनाते थे, अगर उनको 24 घंटे काम नहीं करना होता था तो ये उनकी दिक्कत है। वहां पे मुख्यमंत्री के ऑफिस, मुख्यमंत्री के घर पे अगर कैंप ऑफिस बनता है और वहां पे 24 घंटे जनता का काम हो सकता है तो इसमें हमें कोई चीज गलत नहीं नजर आती। और दिल्ली के लोगों ने बार बार बीजेपी की ऐसी साजिशों का जवाब दिया है। इस बार भी जब उन्होंने ये साजिश रची तो उसके बाद एक बड़ा धरना रखा था बीजेपी ने दिल्ली के अंदर, उसमें जनता तो छोड़िए बीजेपी के अपने नेता भी नहीं पहुंचे थे, मंच खाली रहा था, वो धरना लगा ही नहीं, बैठे ही नहीं लोग उसमें। तो मुझे लगता है बीजेपी के अपने कार्यकर्ता भी जब उनके मुद्दे से सहमत नहीं है तो आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं ऐसे सवाल पूछ करके? अभी आप देखा कि उन पे सवाल नहीं पूछे जाते, फोर्थ पिलर पे भी सवाल है, उस पे क्या कहेंगे? मोस्ट वेलकम, हम तो स्वागत करते हैं ऐसे सब सवालों का। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब भी दिया, खुल के दिया। कहाँ मानते हो आप फोर्थ पिलर कहाँ खड़ा है? फोर्थ पिलर के साथ तो आपने देख ही लिया, जैसे फोर्थ पिलर में रहे। मैं तो उसी एक्सपीरियंस के नाते भी बता रहा हूँ, आपने देख ही लिया करनाल में आजकल जो कुछ चल रहा है। एक हम पत्रकार साथी हमारे, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन्होंने एक वाजिब सवाल पूछ लिया। आप सबको पता है, आप सब भी जानते हो कि तहसील में क्या हो रहा है आज के दिन में, रजिस्ट्री नहीं हो सकती पैसे दिए बिना। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है। आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई भ्रष्टाचार का कारण मनोहर, आप कहते हो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, कैसे? मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार को उन्होंने अपने घर में पाल रखा है और उनके ओएसडी के ऊपर भी इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं आज के दिन में। उनके तहसीलों में पैसे कैसे, और ये वही तहसील है करनाल तो सीएम सिटी है, सीएम सिटी के अंदर उसी तहसील में तहसीलदार पकड़े गए थे पिछले, उनका स्टाफ पकड़ा गया था लाखों रुपए लेते हुए। उससे पहले भी वहां पे एक नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ था। अगर वहीं पे तहसीलदार के ऊपर फिर ऐसे आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि इसका मतलब आंख पे पट्टी बांध रखी है, गांधारी बने हुए हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आवाज जरूर उठा सकते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे। जब जब हमला होगा तो हम उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, पूरी ताकत से खड़े नजर आएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिरेल नहीं होने देंगे। आप उन्हें डाइवर्ट कर देंगे। मेरा सवाल ये नहीं था कि आकर वो हो सकता है कि तहसीलदार की गलती है, उसकी मैंने फोर्थ जो पिलर है वो कहाँ है? आप जिस जहाँ से आप आए ना, जिस मीडिया में उसकी बात कर रहा हूँ। मैं साफ तौर पे मैंने पहले भी ये बात कई मंचों पे स्पष्ट की है कि कमर्शियलाइजेशन जितना हो जाएगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के कब्जे में जितना मीडिया आता जाएगा, वो तो आप सबको पता है कि कहाँ से संचालित हो रहा है और वो कहाँ से वो पैसा आता है, कैसे उसको गवर्न किया जाता है। ये एक चैलेंज है लोकतंत्र के सामने और उस चैलेंज को भी लोग मिल करके सुलझाएंगे।
लोगों ने, ऐसा बहुत बार हुआ तानाशाही में, आप अगर हिटलर के वक्त भी देखें तो प्रोपेगेंडा चलाया जाता था रेडियो पे, टीवी पे, लोगों ने उसका जवाब इस तरीके से दिया, लोगों को समझ आने लग गया कि अब ये सब कुछ जो चल रहा है टीवी पे, ये सब कुछ तो एक तरफा चल रहा है। अब आप बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस दिन सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, एक पट्टी भी किसी भी चैनल पे खबर नहीं चली, एक पट्टी भी नहीं चली कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से 9 घंटे पूछताछ हो रही है। पूरा दिल्ली उस दिन बंद था, दिल्ली के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके पूरे दिल्ली को जाम कर रखा था, बंद कर रखा था, एक पट्टी कहीं नहीं चली कि कहाँ प्रदर्शन हुआ है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा तो है, लेकिन इसको लोग मिलकर सुलझाते हैं और लोग ये समझने लग जाते हैं एक वक्त के बाद कि जो कुछ भी इस पे चल रहा है वो झूठ है, इसके उल्टा सोचना है। तो जब हिटलर ने भी ये किया, प्रोपेगेंडा चलाया, तो लोगों ने टीवी के, रेडियो के मुंह खिड़की की तरफ करके रख दिए थे कि आप सुना रहे हो, आप ही सुनो। लोगों ने सुनना बंद कर दिया था मीडिया को। लोगों के पास हर चीज का जवाब होता है, लोकतंत्र में लोग सर्वोपरि है, वो अपने आप इन सब चीजों का इलाज करते थे। थैंक यू।